Okay. मैम So नमस्ते। Namaste. So this is moving charges and magnetism, lecture number 12. अभी एक बार हम डिस्कस करेंगे कि हमने लास्ट क्लास क्या किया था, उसके बाद क्योंकि टाइम हो गया उस चीज को हुए, फिर हम आगे अपना कंटिन्यू करते हैं। तो आप ये कल ये वैसा वाला कल है जिसमें बहुत सारे कल इंक्लूडेड है। तो कल हमने क्या पढ़ा था, तो आई गेस आप लोगों को याद होगा हमारी बातें हुई थी कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के साथ पैरेलल है कि परपेंडिकुलर है, उसमें हम चार्ज पार्टिकल किस तरीके से किस एंगल पे लॉन्च कर रहे हैं, तो क्या क्या कहानियां होंगी, राइट? हमने ऐसा कुछ डिस्कस किया था। एक सेकेंड, क्या तो कुछ पूछ रहा है क्या? यस यस तुषार, देखो हमारा केस नंबर 1 था कि जब ई वेक्टर पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड के, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड हमने पैरेलल लगाए थे और हमने वेलोसिटी को यहाँ 3 तरह से मतलब लॉन्च किया था पार्टिकल को। सबसे पहले हमने उसको कोई भी वेलोसिटी नहीं दी थी, राइट? तो क्या होता था कि इलेक्ट्रिक फील्ड उसको फोर्स लगाता था, एक्सेलरेशन होता, वेलोसिटी बढ़ती थी और तब उसकी कहानियां चलती थी, राइट? स्ट्रेट लाइन में वो फिर जाने की कोशिश करता। ऐसा कुछ था, बोलो याद आया ऐसा कुछ? ओके फिर मैंने यहाँ पे याद हो तो आपसे एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट इन सब का ग्राफ बनवाया था। सेकंड, इसी के अंदर जो हमने सब केस पढ़ा था वो पढ़ा था जब हमने पार्टिकल को किसी v नॉट वेलोसिटी से लॉन्च किया था, तब भी हमने ये सारी चीजें देखी कि कैसे कैसे वेरी करेंगे। द थर्ड वन इज जब मैंने देखा कि किसी पार्टिकल को मैंने दोनों ही ई वेक्टर ई फील्ड और बी फील्ड यानी कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर छोड़ा, लेकिन हमारे पास क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल थे इस तरह से, राइट? और आपने ये जो चार्ज पार्टिकल है इसको कुछ ऐसे लॉन्च किया था, याद है कुछ ये सब चीजें हुई थी? हाँ यस मैम। गुड। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट था वो था अपना केस नंबर 2। केस नंबर 2 था जिसे मैंने बोला था कि इसे हम वेलोसिटी सेलेक्टर भी बोलेंगे, राइट? यस मैम। वेलोसिटी हाँ, वेलोसिटी सिलेक्टर का एक कंडीशन था, एक कहानी थी, और कहानी ये थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, ओके, एंड वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ देम, ठीक है? इस तरह के हमने कंडीशन देखी थी। अगर आपको याद हो थोड़ा बहुत और, तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से बनाया था, यहाँ पर एक यहाँ पे एक प्लेट रखी थी विच इज पॉजिटिवली चार्ज, एक प्लेट इधर थी विच इज नेगेटिवली चार्ज, तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड बना था और इसके अंदर हमने एक चार्ज पार्टिकल लॉन्च किया था जो कुछ ऐसे मूव कर रहा था। If you guys remember it correctly. मैम वॉइस नहीं आ रही। मैम वॉइस नहीं आ रही। बेटा am I audible? मैम अभी आ रही है वॉइस। ओके आई गेस नेटवर्क इशू हो रहा है। यस आपने मुझे बताओगे लास्ट कहाँ तक सुना था? हाँ मेरा हो रहा है, आई एम नॉट सेइंग कि आप लोगों को हो रहा है। हाँ एग्जैक्टली ठीक है। अभी आपको अगर आवाज सही आ रही है, क्लियर आ रही है, तो मुझे एक बार बताओ आपको कितना समझ सुनाई दिया था वेलोसिटी सिलेक्टर का? मैम अब सही आ रही है। ओके दैट्स गुड, ठीक है। नहीं पता नहीं क्या ही हो रहा है, चलिए। हाँ, तो इस वाली केस में अगर याद हो तो मैंने आपको 2 चीजें बताई थी, अगर आप ध्यान से देखो तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में फिंगर्स को रखोगे
पॉजिटिव चार्ज की मोशन की डायरेक्शन में आप थंब को रखोगे तो आपको फोर्स दिख रही है, मैग्नेटिक फोर्स ऊपर लगते हुए, राइट, प्लस वाई में। सिमिलरली अगर मैं आपसे बोलूं कि इलेक्ट्रिक फोर्स, तो आपको पता है पॉजिटिव से नेगेटिव पे लगती है इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, यानी कि इस तरह से। तो ये चार्ज पार्टिकल की मैंने आपको कंडीशंस बताई थी कि अगर मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा हो जाए इलेक्ट्रिक फोर्स से तो पार्टिकल अपवर्ड पैराबोला फॉलो करता है, राइट। Yes, ma'am. सेकेंड केस में हमने पढ़ा था कि अगर मैग्नेटिक फोर्स कम हो जाए इलेक्ट्रिक फोर्स से तो पार्टिकल डाउनवर्ड पैराबोला फॉलो करेगा। एंड द थर्ड केस कि अगर दोनों ही फोर्सेस बराबर हो जाए तब वो एक स्ट्रेट लाइन में जाएगा, क्योंकि उस पर नेट फोर्स जीरो हो गई है ना, स्ट्रेट लाइन में जाएगा और जाके हम यहाँ पे उसको कलेक्ट कर सकते हैं। मैंने आपको इसकी वेलोसिटी भी बताई थी E/B। आई गेस हमने पूरा ही लेक्चर रिवाइज कर लिया है और यही इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन था कि वेलोसिटी सिलेक्ट कर सकते हैं आप किसी भी वेलोसिटी को बोले, हम बोलेंगे हमें भैया बहुत सारे पार्टिकल्स है पर हमें तो वो वाले पार्टिकल्स चाहिए जिनकी वेलोसिटी लेट्स से C/100 हो, ठीक है, या C/10 हो, कुछ भी मान लो। तो हम क्या करेंगे, हम E/B का ऐसा रेशियो सेट करेंगे कि हमें सिर्फ वही स्पेसिफिक वेलोसिटीज मिल पाए। इज दैट फाइन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. आज इसी सीरीज में हम तीसरा केस पढ़ते हैं और तीसरा केस ये है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड तो हो परपेंडिकुलर बट चार्ज हो रेस्ट पे, और क्या बोला है कि ओरिजिन पर हो। तो एक बार मैं डायग्राम बनाती हूँ, मुझे बताना आप लोगों की क्या होगा ऐसे केस में। ऐसा कुछ बना लेते हैं डायग्राम, ठीक है। चार्ज पार्टिकल को रखते हैं इधर ओरिजिन पे, ओके, लेट्स से इसका चार्ज Q, मास M है। उसके बाद आप बात कीजिए कि इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो लग रहा है वो कुछ ऐसे लग रहा है, ठीक है। E इज इक्वल्स टू E0 J कैप, राइट बेटा, वाई एक्सिस में लग रहा है। और जो इस पर मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरफ से ऐसे लग रहा है Z एक्सिस में, B इज इक्वल्स टू B0 K कैप। अब मुझे बताइए ये कहाँ कैसे मूव करेगा, क्या ट्रेजेक्टरी आपको लगता है होनी चाहिए? दिस इज Z, दिस इज Y एंड दिस इज X। अभी ये रेस्ट में है क्योंकि हमें बोला है ना कि पार्टिकल इज एट रेस्ट, सो दिस पार्टिकल इज एट रेस्ट। अब आपको इतना तो चलो फील होगा, इतना मैं बता देती हूँ, उसके बाद मुझे कंप्लीट करना क्या होगा कि जब ये पार्टिकल रेस्ट पर है इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगा तो ये मूव करेगा, मूव करके मैग्नेटिक फील्ड इंटरेस्टेड हो जाएगा और वो फिर अपना सर्कुलर करेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो क्या करता है, सर्कल में घुमाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर फोर्स लगाता है, मूव कराता है, उसकी वेलोसिटी चेंज कराता है। इज दैट फाइन? Yes, ma'am. चलो Yes. बताओ क्या होगा। बताइए, कुछ दिमाग में आ रहा है? मैम आउटवर्ड डायरेक्शन आएगा। ओके, और ट्रेजेक्टरी कैसी होगी, कुछ आइडिया? मैम ट्रेजेक्टरी तो सर्कुलर ही होनी चाहिए आई गेस। ठीक है, चलो अब एक बार हम इस चीज को डिस्कस मैम करते हैं। हेलिकल होगी। हेलिकल, ओके ठीक है, देखते हैं। देखो, आपको जब इतना पता है कि वो पार्टिकल रेस्ट में है तो मैग्नेटिक फोर्स के तो किसी काम का नहीं है, लेकिन इस पर इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स स्टेट सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगा। अब अगर आप इस चीज को देखो तो आपको ये समझ में आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसको ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, राइट, QE। अभी पार्टिकल को ऊपर मूव कराएगा, जैसे ही पार्टिकल मूव करने लगा मैग्नेटिक फील्ड का काम शुरू। अब देखो, हम सबसे पहले मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन निकालते हैं। राइट हैंड लो, राइट हैंड में की फिंगर्स अपनी तरफ करो और थंब को रखो जिधर पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है। तो आई गेस आपको समझ में आएगा कि फोर्स किधर लग रही है, एक्स एक्सिस में लग रही है ना, यस और नो? यस मैम। ठीक है, अब अगर हमको इतना पॉइंट क्लियर है कि जो फोर्स लग रही है वो एक्स एक्सिस में लग रही है, तो एक बात मुझे बताओ, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स।
अब यहाँ पर हो क्या रहा है, अभी पार्टिकल कहेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स कहेगी इससे कि चलो भाई ऊपर चलो, मैग्नेटिक फोर्स कहेगा घूम जाओ। अब जब मैग्नेटिक फोर्स उसको घुमाना चाहिए तो एक्स एक्सिस की तरफ लग रही है ना, तो वो कुछ ऐसे घुमाना चाहेगी, ये ऊपर भी उठ रहा होगा नीचे भी गिर रहा होगा। लेकिन जैसे ही ये इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट जाना चाहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इसको मना कर देगा कि भाई अपोजिट नहीं जाओगे, तो तुम्हें पॉजिटिव चार्ज हो, फोर्स तो तुम्हारे पास हमारी डायरेक्शन में लगेगी। मैग्नेटिक फोर्स कहेगा कि भाई हमको तो घुमाना है, तो कहेगा कि घुमा लो, लो घुमा लो, घुमा लो, इस तरीके का ऐसा कुछ ट्रेजेक्टरी देखने मिलेगा कि इसमें ना ये नीचे जाएगा ही नहीं, ये सर्कल्स कुछ इस टाइप से बनेंगे, ठीक है, इस तरीके से। मैम बेटा इस इक्वल रेडियस के होंगे क्या ये? हाँ देखो, रेडियस तो इक्वल हो जाएगा, ये वाला पहले चीज। आपने मतलब छोटे छोटे क्योंकि छोटे वो ड्राइंग ज्यादा अच्छी है। इसको बोलते हैं साइक्लॉइड, ठीक है। ये ट्रेजेक्टरी ना तो पूछी जाएगी ना आएगी, बस एक केस है, बाय चांस आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि ट्रेजेक्टरी साइक्लॉइड है। आई गेस ना तो मैथ्स में बहुत जल्दी आप इसको पढ़ने वाले हो, और टू बी वेरी ऑनेस्ट हम भी नहीं पढ़ाने वाले, ठीक है। बस एक केस था, आना था, डिस्कस कर लिया। इज दैट फाइन? ठीक है। बाकी ऐसी फोटो हो तो समझ जाना दिस इज साइक्लॉइड ट्रेजेक्टरी। हेलिकल वाली अलग होती है, हेलिकल वाली स्प्रिंग जैसी होती है, ठीक है, इट इज नॉट स्प्रिंग काइंड ऑफ। चलो, ये था अब तक का डिस्कशन। अब हम एक प्रैक्टिकल चीज पढ़ते हैं, एक डिवाइस पढ़ते हैं जो बोर्ड्स के लिए भी आई गेस इंपॉर्टेंट है, अगर बोर्ड्स के सिलेबस में नहीं हटी है तो। टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने भी मैम हट गया है। हट गया है, चलो मैंने चेक नहीं किया सिलेबस। ओके, तो बट अपने कंपटीशन के लिए जरूरी है, ठीक है। तो हम इसको एक पूरे थियोरेटिकल एस्पेक्ट में, फॉर्मूला में, उसकी डेप्थ में जाके पढ़ेंगे, ठीक है, समझेंगे इसको बेसिकली। वैसे तो अगर ये आ रहा होता आपके बोर्ड्स में तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर ये 5 नंबर के क्वेश्चन में आता तो 5 नंबर आपको दे के जाने वाला टॉपिक है। मतलब ये इतना लाइक ऐसे है ना कि ठीक है 5 नंबर बच्चों को दे दो, वैसे वाला बड़ा प्यारा सा टॉपिक है। सबसे पहले साइक्लोट्रॉन है क्या? इट इज अ पार्टिकल एक्सेलरेटर, ठीक है, इट इज अ पार्टिकल एक्सेलरेटर। आई गेस आपको नेम समझ में आ रहा है कि ये पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करता है, उनकी स्पीड इंक्रीज करता है, उनकी एनर्जी इंक्रीज करता है, राइट? यस मैम। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन भी यही है, इट इज अ मशीन दैट इज यूज्ड। अब देखो ऐसा तो नहीं है कि पार्टिकल जनरेट करेगा, जनरेटर नहीं है, ये एक्सेलरेटर है। तो ये क्या करता है? इट इज यूज्ड टू एक्सेलरेट द चार्ज पार्टिकल्स। एक एक वर्ड को जरा ध्यान से समझना, यहाँ पे चार्ज पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल ही एक्सेलरेट करेगा, ठीक है। स्क्रीन स्टक है, कोई इश्यू नहीं, मैं बोल भी रही हूँ। अ मशीन दैट इज यूज्ड टू एक्सेलरेट द चार्ज पार्टिकल्स टू अ वेरी हाई स्पीड, ठीक है, हाई स्पीड पर करता है। अब एक बात मुझे बताओ, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ एम वी स्क्वायर ना। तो काइनेटिक एनर्जी में ऑलरेडी फील है, तो आप इसको एस भी बोल सकते हो, और टू हाई एनर्जी। अब मेरा क्वेश्चन ये उठता है कि व्हाई डू वी नीड पार्टिकल्स ऑफ सच हाई एनर्जी? जरूरत ही क्या है अपने को इतनी हाई एनर्जी के पार्टिकल्स? सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज कि भाई ऐसी बहुत सारी रिएक्शंस हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हाई पार्टिकल्स ही कर सकते हैं। एंड आप पूरा एक फिजिक्स पढ़ते हो, जैसे बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं फिजिक्स की, आप आगे जाके एक पूरी ब्रांच एक्सप्लोर करोगे विच इज नेम्ड एज पार्टिकल फिजिक्स, ठीक है। वहां पर आपको सारे एक्सेलरेटेड हाई एनर्जी पार्टिकल्स इन सब के बारे में बात करनी है। अब देखो एक छोटा सा एग्जांपल बताती हूँ जो कि आपके सिलेबस में भी है। जब आप न्यूक्लियर वगैरह वाला चैप्टर पढ़ोगे तो आपको बताया जाएगा कि उसमें अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग और बहुत सारी चीजें हैं। जब रेडियो एक्टिविटी वगैरह पढ़ते हैं तो बताया जाता है कि किसी भी न्यूक्लियस में, एटम के न्यूक्लियस पे आप बम्बार्टमेंट कराते हो पार्टिकल्स, और वो पार्टिकल्स बहुत हाई एनर्जी के होते हैं, तभी वो सारी रिपल्सिव फोर्सेस, सारी अट्रैक्टिव फोर्सेस जो एक एटम के अंदर होती हैं, उन सबको पेनिट्रेट कर पाता है, उन सबको मतलब उन सब से निकल पाता है,
ठीक है, तो एक वेरी हाई स्पीड होना इज वेरी इंपॉर्टेंट. इज दैट फाइन? Yes, ma'am. ठीक है, यहाँ पे मैं इस चीज को लिख देती हूँ. उसका सबसे पहला यूज ही ये है. अब आपको पता है कुछ पार्टिकल्स का जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, जरूरी नहीं ना कि हर टाइम वो हमारे फेवर में हो. हम चाहते हैं कि नहीं वहां पे कुछ कैटायंस और हों या कुछ एनायंस और हों, तो उस कॉन्फ़िगरेशन को भी हम कई हाई पार्टिकल्स की वजह से चेंज कर सकते हैं. ठीक है, तो टू स्टडी द न्यूक्लियर रिएक्शंस ऑब्वियसली, और है ना, एक तो न्यूक्लियर रिएक्शंस को करने के लिए, कैरी आउट कराने के लिए भी अपने को जरूरत पड़ती है, और दूसरा टू चेंज, या ऐसे बोल दें कि टू इंसर्ट एन आयन इन इलेक्ट्रिकल, इन अ सॉलिड और समथिंग. ठीक है, किसी चीज में अगर आप आयंस को इंसर्ट कराना चाहते हो तो भी आप हाई एनर्जी पर ही करा पाते हो. ये इसके छोटे मोटे यूजेस हो गए. ठीक है, अब इन सबसे इंपॉर्टेंट इसका एक बार फोटो देखते हैं. ठीक है, क्या होगा कैसे होगा वो करते हैं. अब आप मुझे बताओगे कैसे आप किसी पार्टिकल को मतलब एक्सेलरेट करा पाओगे, कैसे स्पीड बढ़ा पाओगे? एनी सजेशंस? क्योंकि Ma'am, काफी कुछ electric आप पढ़ field चुके. wins, sir. ओके, वेरी गुड. इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से. ठीक है, तो मेरा मेरा कंसर्न है कि हाउ टू वी इंक्रीज द स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल. तो सबसे पहला आया कि भाई आप इलेक्ट्रिक फील्ड यूज करो, क्योंकि हम सबको पता है ये वाली बात कि मैग्नेटिक फोर्स क्या नहीं कर सकती, Speed increase नहीं कर सकती. स्पीड इंक्रीज नहीं कर सकती, क्योंकि वो हमेशा चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लगती है. जिधर वेलोसिटी होती है उधर डिस्प्लेसमेंट होता है, मतलब डिस्प्लेसमेंट की परपेंडिकुलर लग रही है, मतलब वर्क डन जीरो है. वर्क डन जीरो तो वर्क एनर्जी थ्योरम बोलती है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो. चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो मतलब कोई स्पीड नहीं बढ़ी. ठीक है, डिस्कशन अपना हो चुका है. तो बिल्कुल सही बोला बच्चे ने कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड को यूज कर सकते हैं. वेरी नाइस. चलो अब देखते हैं कि खाली इलेक्ट्रिक फील्ड से कहानी क्यों नहीं बनेगी. हमने क्या करा, यहाँ पे एक प्लेट ले ली, एक प्लेट यहाँ ले ली. लेट्स से दिस इज पॉजिटिवली चार्ज, दिस इज नेगेटिवली चार्ज. तो अपने को पता है कि भाई साहब यहाँ पे बन जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से. Yes, ma'am. राइट, वेरी गुड. और लेट्स से इसका डिस्टेंस आप एस ले लीजिए कि हमने एस डिस्टेंस पे रखा है. यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल रखा, ये एक्सेलरेट होगा, फोर्स लगेगी क्यू ई, है ना. यहाँ से एक्सेलरेशन आ जाएगा क्यू ई बाय एम. मुझे एक बात बताओ, जब ये एस डिस्टेंस कवर कर लेगा उसके बाद तो खत्म, उसके बाद तो फोर्स है ही नहीं, फिर एक्सेलरेशन भी नहीं है. तो इतनी चीज मुझको समझ में आ रही है. मुझे हाई पार्टिकल चाहिए, बहुत तगड़े वाले मतलब अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए. तो जितना देर ये इलेक्ट्रिक फील्ड में रहे उतना ज्यादा इसका एक्सेलरेशन बढ़ेगा, ये सुन लो. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो अब उसके लिए अपने को क्या समझ में आता है कि भाई एस बहुत बड़ा कर दो, क्योंकि जितने रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतने मतलब मजा आ जाएगा, है ना. Yes, ma'am. बट ये चीज जितनी कहनी आसान है उतनी करनी मुश्किल है, क्योंकि इफ यू इंक्रीज इट तो क्या होगा, आप मशीन का साइज बढ़ा रहे हो, है ना. और Yes, आपको पता है साइज ऑफ मशीन अगर बढ़ जाएगा तो वो सोल्यूशन तो हो ही नहीं सकता, प्रॉब्लम है वो. इट्स इशू, इट्स एन इशू. इसके अलावा और क्या दिक्कत है? दिक्कत इसके अलावा ये है कि शायद हम लोग ये चीज भूल गए कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के बढ़ने पे कम होता है. इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गया तो एक्सेलरेशन कम हो जाएगा. खाली इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट द सोल्यूशन. बट एक प्रॉपर्टी मैं कभी नहीं भूल सकती, क्योंकि मैंने अभी भी पढ़ी है तो इसलिए नहीं भूल सकती, और आप भी नहीं भूलोगे, कि भाई मैग्नेटिक फील्ड के पास एक विशेष शक्ति है. भले ही वो स्पीड ना बढ़ाता हो, बट वो पार्टिकल को सर्कुलर ट्रेजेक्टरी दे सकता है. इट कैन चेंज द डायरेक्शन, है कि नहीं. yes, ma'am. अब इन्हीं दो चीजों का यूज करके हमारा साइक्लोट्रॉन, पता है साइक्लोट्रॉन एक पार्टिकल एक्सीलरेटर जो अपन लोग पढ़ते हैं, पर उससे भी बढ़िया बढ़िया पार्टिकल एक्सीलरेटर, सिंक्रोट्रॉन, है ना, और भी बीटा बीटास्ट्रॉन, और भी बहुत सारे हैं. तो ठीक है, अपने सिलेबस में तो फिलहाल साइक्लोट्रॉन ही है.
बेसिक है, इसको समझ में आता है तो बहुत सारी चीजें आप समझ पाओगे। अब मैं आपको इसकी कंस्ट्रक्शन बताती हूँ। मैम एक सेकेंड आप ऊपर वाली स्लाइड लगाएंगे प्लीज। ओके, जस्ट लेट मी कंप्लीट इट। डन, जब हो जाए तो मुझे बता दो। यस मैम हो गया मैम हो गया। ओके ओके, अब पता है इसकी कंस्ट्रक्शन के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग दिमाग लगाएंगे और दिमाग लगाएंगे कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को पिक्चर में लिया तो काम बन जाएगा, और वो भी कैसे लाए, परपेंडिकुलर। ठीक है, ये बेसिक हमारा मोटिवेशन है कि हमारा भैया चार्ज पार्टिकल जो है घूम पाए। थोड़ा सा यहाँ पे बनाती हूँ मैं उसको, एक सेकंड रुकना, बस थोड़ी सी ड्राइंग का मैं पहले से ही क्षमा चाहती हूँ, ज्यादा अच्छी ड्राइंग है, मैनेज कर लेना थोड़ा सा। देखो इतने रीजन में हम उसको ड्रॉ करते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है इसमें, हॉलो मेटालिक स्फेरिकल सेमी सर्कुलर डीज होती है, जैसे डी होता है ना वैसी बनी होती है। एक बार मैं पहले बनाती हूँ फिर मैं बताती हूँ क्या क्या चीजें हैं। इस तरह से कुछ, पता है यहाँ पे तो मैं डिस्टेंस काफी ज्यादा ले रही हूँ लेकिन इतना ज्यादा होगा नहीं, सिर्फ हमें दिखाने के लिए और थोड़ा सा समझ में आ जाए इसके लिए आई एम टेकिंग दिस मच डिस्टेंस, वरना थोड़ा सा क्लोज क्लोज होंगी ये डीज। इस तरह से, ठीक है, ये हॉलो सेमी सर्कुलर मेटालिक डीज है, लग रही है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। ओके, तो लेट मी राइट इट्स डिस्क्रिप्शन। कहाँ लिखे हैं, यहाँ लिख देते हैं। ठीक, दिस इज डी नंबर 1 एंड लेट्स सी दिस इज डी नंबर 2। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसको आपने अभी तक ये चीज नहीं पढ़ी है, ठीक है, आई नो काफी एब्रप्टली ये यहाँ पर आ रहा है, बट एक होता है ऑल्टरनेटिंग करंट, उसका सोर्स है। अब ऑल्टरनेटिंग करंट की देखो, अभी तक आपने जितने भी करंट पढ़े उसकी डायरेक्शन फिक्स थी, आपने पॉजिटिव पोटेंशियल से उसको स्टार्ट किया, नेगेटिव पोटेंशियल पे जाके वो एंड हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव है ना, ऐसे चलता है, फिक्स है डायरेक्शन। बट ऑल्टरनेटिंग करंट हमारे पास एक ऐसा करंट आया विच कैन चेंजेस इट्स डायरेक्शन, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे घूमता रहता है। तो हमने क्या करा, एक उसी किस्म का एक सोर्स लिया। देखो इसको ना ऐसे बनाते हैं, ये जो वेव है ना छोटा सा वेव बना देते हैं, तो मतलब ये एसी सोर्स है। बस अभी के लिए आप इतना याद रखो, बाकी ऑल्टरनेटिव करंट बहुत डेप्थ में पढ़ेंगे अपन लोग, टॉपिक है हमारा। इज दैट फाइन? Yes, ma'am. ओके, तो ये जो है दिस इज नोन एज वेरी हाई वोल्टेज, बहुत हाई वोल्टेज है इसका। और इसकी ना एक खासियत है, जैसे मैंने अभी बताया ना कि इनमें क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव अपनी पोलैरिटीज चेंज करते हैं, तो इनकी ना फ्रीक्वेंसी भी बहुत ज्यादा है। अब आप हाई वोल्टेज तकरीबन तकरीबन डेटा जो दिया होता है बुक्स में वो 10,000 वोल्ट का दिया होता है। इसमें दूसरी खासियत क्या है, थोड़ा सा यहाँ लिख देते हैं, दूसरी खासियत है कि इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है। ठीक है, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी वाला। अब फ्रीक्वेंसी आप सोचो कितनी होगी, तकरीबन 1,00,000 हर्ट्ज से 10,00,000 तक। अब 1,00,000 10,00,000 का मतलब क्या है कि एक सेकंड में 1,00,000 बार अपनी पॉजिटिव नेगेटिव चेंज कर रहा है, इतना ज्यादा, इतनी ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी वाली डिवाइसेस को जर्नली ऑसिलेटर बोला जाता है। समझ में आया? ये डेटा एक्सपेरिमेंटली हमारे सामने है, मतलब बुक्स में आप देखोगे आपको ये डेटा मेंशन होगा, थोड़ा डिजिट्स में दिक्कत हो सकती है बट ओके। इज दैट फाइन? Yes, ma'am. Yes. अब थोड़ा सा हम यहाँ पे चेंज करते हैं, इसमें हो सकता है कि ये डी थोड़ी सी डिलीट हो जाए, बट ठीक है देखते हैं। हाँ हो जाए, इस बार ना इस डी में हम एक चेंज करने वाले हैं। देखो ये ऐसे,
ये ऐसे यहाँ पे थोड़ा सा रास्ता छोड़ दिया है, ठीक है। बाकी इस डी को 3D फील दे देते हैं लाइक दिस। समझ में आया वो रास्ता क्यों छोड़ा है? क्योंकि जब आपने पार्टिकल को जितना मतलब एक्सेलरेट करना था उतना एक्सेलरेट कर लिया, उसके बाद वो क्या होगा, उसके बाद वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है, इस वाले रीजन से, इस वाली जगह से बाहर चला जाएगा इस तरह से। इज दैट फाइन? Yes. यहाँ पे एक चीज और है, ये देखो यहाँ पे, इसको बोला जाता है डिफ्लेक्टर, ठीक है। कई बार ट्रिजेक्टरी जैसे कि अगर बहुत ज्यादा हाई हो गया है और उसको एग्जिट करना है किसी पॉइंट से, तो डिफ्लेक्ट करा के उसको करा देता है। यहाँ से बेसिकली एग्जिट है, जब आपको लग जाए कि भाई हमारा बहुत हाई पार्टिकल जो है एक्सेलरेट हो चुका है, अपने को इतना चाहिए, तो एग्जिट करा दो, ठीक है। अब ये जो ट्रे है आपके पास, इसको ऐसे इमेजिन करो, ऐसे सामने आपके रखी हुई है, तो एक साइड इसके ऊपर है, एक साइड इसके नीचे है। नीचे मैंने नॉर्थ पोल वाला मैग्नेट रखा है, ऊपर साउथ पोल रखा है, तो नॉर्थ से साउथ जाता है ना फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, Yes, ma'am. इमेजिन हो रहा है ना। इधर की साइड नॉर्थ पोल है और इधर की साइड साउथ पोल है। ये थोड़ा ऐसे इमेजिन करना कि ट्रे सामने है आपके, इधर नॉर्थ पोल उधर साउथ पोल, तो नॉर्थ से साउथ, यानी कि इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसे इसमें से बाहर आ रहा है, आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। और बेटा अगर आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है तो उसको आप डॉट से दिखाते हो, राइट? Yes, ma'am. तो दिस इज मैग्नेटिक फील्ड। लाइक दिस, ठीक है, इस तरह से हर जगह है। इसके बारे में थोड़ा सा लिख देते हैं कि इट इज आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। मैम इसमें हाँ जैसे जी बेटा, आपने D2 में चेंज किया है, हम सेम तो हम D1 में भी कर सकते हैं ना? हाँ जी, कहीं भी कर सकते हो, ठीक है, तो बनाने की वो है। तो यहाँ पर आ जाते हैं। अब देखो यहाँ पे एक सोर्स है, ये वाला, ठीक है, इसके ऊपर से थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड डाल दें ताकि आप ये देख पाओ। ये जो सोर्स है, यहाँ से पार्टिकल्स जो है एमिट होंगे, ठीक है। एक सेकेंड, आई गेस मेरी, एक मिनट, स्क्रीन फ्रीज हो गई है, जस्ट अ मिनट। विजिबल है ये एस सोर्स? Yes, ma'am. ओके, अब देखो, अब बड़े ध्यान से समझना, ये जो ऑसिलेटर है आपके पास, इस ऑसिलेटर का फ्रीक्वेंसी हमारे हाथ में है, कैन बी कंट्रोल्ड बाय अस, ठीक है। और क्या, फ्रीक्वेंसी कंट्रोल हो सकती है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम इसमें से, बड़े ध्यान से समझना, देखो, जैसे ही यहां से पार्टिकल निकला, हमने क्या करा, इस पार्टिकल के लिए हमने इसको कर दिया नेगेटिव और इसको कर दिया पॉजिटिव, ठीक है। व्हाट वी डिड, हमने D2 को नेगेटिव कर दिया और हाँ, और D1 को पॉजिटिव कर दिया, है कि नहीं? Yes, ma'am. अब जब ये पॉजिटिव चार्ज निकला, ये नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा ना, ये यहां जाके एंटर कर गया, ठीक है। अब मैं इस चीज को ना स्टेप बाय स्टेप लिखती जा रही हूं, ताकि ना आप लोगों को दोबारा पढ़ने में इशू ना हो। तो सबसे पहले मैंने आपसे क्या बोला, अगर कहीं पे दिक्कत है तो पूछ लेना। पता ये चीज अच्छी है, पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। आपके बोर्ड में नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, बोर्ड का तो हमारा वैसे टारगेट है भी नहीं। देखो, एक सेकेंड, तो स्टेप नंबर 1, एज QC D2S negative, it will attract towards it,
राइट। अब जैसे ही ये D2 की तरफ अट्रैक्ट हुआ, इसके अंदर एंटर करना चाहेगा, एंटर कर गया। अब मैंने क्या बताया था, हॉलो मेटालिक सेमी सर्कुलरिटीज। आपको याद है ना कि हॉलो मेटालिक चीजों के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Very good. That would be our step number 2. As D2 is hollow metallic T, then there would be no electric field. अब बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो मुझे एक चीज बड़े दिमाग में क्लियर होनी चाहिए कि जो भी पार्टिकल की स्पीड इंक्रीज हुई है वो सिर्फ इस रीजन में इंक्रीज हुई है। जब वो पार्टिकल यहाँ अंदर आ गया, अब यहाँ पे उसके पास कुछ भी नहीं है, यहाँ पे कोई चीज नहीं है सिवाय मैग्नेटिक फील्ड के। मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, घुमा देगा। तो वो यहाँ से इस पार्टिकल को क्या कहेगा, घूम जाओ भाई, है ना, वो इसे यहाँ से घुमा देगा, ऐसा कुछ। अब हमें फ्रीक्वेंसी कैसे सेट करनी है कि जैसे ये पार्टिकल यहाँ से डी से बाहर आने वाला हो वैसे ही पोलैरिटी चेंज हो जाए। अभी तो ये पॉजिटिव है ना, ये अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज मतलब पोलैरिटी चेंज कर दे और ये D1 हो जाए नेगेटिव, D2 हो जाए पॉजिटिव। अब जब ये बाहर आएगा तो फिर से इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, D1 की तरफ। होगा कि नहीं, समझ में आया? Yes, ma'am. Okay. As we can control the polarity, the frequency of oscillator, ठीक है। So we make sure that when charged particle emerges from D2, the polarity got reversed, ठीक है। तो हमने ऐसा सेट कर दिया फ्रीक्वेंसी कि भाई जैसे ही वो चार्ज पार्टिकल है पोलैरिटी हो जाए रिवर्स, यानी कि D1 हो जाए नेगेटिव और D2 हो जाए पॉजिटिव। तो जैसे ही वो देखेगा कि भाई D1 नेगेटिव है, सॉरी हाँ D1 नेगेटिव है, तो वो क्या करेगा, वो D1 की तरफ भागेगा और फिर वो यहाँ भागा। अब आपको पता है वो अंदर एंटर कर जाएगा और एंटर करते ही क्या होगा, बोलो, घूम जाएगा। मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा 0। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होते ही सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, वो बढ़ा देगा इसकी रेडियस। आप देख लो लगातार रेडियस बढ़ रही है। फिर इधर एंटर करेगा, फिर यहां से घूमेगा, रेडियस बढ़ेगी, फिर ये ऐसे। पता है आपको ये लगातार रेडियस क्यों बढ़ रही है, एनीवन? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती जा रही है। नहीं, ये देखो ऐसे बाहर निकल जाएगा एक पॉइंट पे। ये रेडियस इसलिए बढ़ रही है बेटा क्योंकि आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था जब मैंने आपको मैग्नेटिक फोर्सेस पढ़ाई थी। तो मैग्नेटिक फोर्स के अंदर हमने एक बात पढ़ी थी कि R इज इक्वल्स टू mv परपेंडिकुलर qb, राइट। यस मैम। और जितना देर पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में है उतना देर उसका वेलोसिटी बढ़ रहा है। वेलोसिटी बढ़ रहा है मतलब रेडियस बढ़ रहा है। रेडियस बढ़ रहा है इस वजह से ना, मतलब क्यों बढ़ रहा है रेडियस, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ रही है। फ्लो में बातें एक साथ निकल गई, समझ में आई ये वाली चीज कि सिंस वेलोसिटी ऑफ चार्ज, okay, since velocity of charged particle is increasing as much it spend the time in electric field, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, ये यहाँ से इतना इलेक्ट्रिक फील्ड में टाइम स्पेंड किया, बढ़ गई एनर्जी, ठीक है। फिर यहाँ रहा कुछ नहीं, जब ये घूमा फिर इसने इतना टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है अपने आप को, तो ज्यादा बढ़ गई ना इसकी एनर्जी, भी बढ़ गया ना, इसके देखो रेडियस भी बढ़ गया। फिर यहाँ से इतना रहा, फिर रेडियस बढ़ गया। तो ये लगातार जितना टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड में आए जा रहा है उतनी बार उसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। पहले सपोज 200 थी, फिर 250 हो गई, फिर 300 हो गई, 350, 500, तो लगातार उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है। वेलोसिटी बढ़ रही है तो रिजल्टेंट क्या हो रहा है कि रेडियस बढ़ रही है। तो लगातार वो जो सर्कुलर लूप्स हैं, जो स्पाइरल्स हैं, वो बढ़ते जा रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इतना डिफरेंस नहीं होगा दोनों डीज में, तो लगभग ना कुछ ऐसा 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 दिखता रहता है।
ठीक है, और ऐसे एग्जिट हो जाता है। समझ में आया? जलेबी। Yes, ma'am. काइंड ऑफ इमरती हो गई। जलेबी तो थोड़ा 8 वेट इन्फिनिटी की शेप में बनती है ना? वो तो डिपेंड करता बनाने वाला कैसा है। हाँ, टाइगर पर कैसे बना है? जर्नली तो ऐसे 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 करके ऐसे नहीं, सॉरी, कुछ ज्यादा गंदी बन Yes, गई। ma'am. ये ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे ऐसे 3 जोड़ के ऐसे बना देता है। मैंने बहुत टाइम स्पेंड किया ना ठेले के वहां पे खड़े होकर। आई नो। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स पे आ गए। R इज इक्वल टू एम वी। इस चीज को मैं एक बार लिख देती हूँ। एक सेकंड रुको। R is equals to, हाँ, since the V of charge particle, नीचे लिख देते हैं, एक मिनट रुको। Since the V of charge particle is increasing, ठीक है, तो क्या हो रहा है ऐसे, अगर उसकी चार्ज पार्टिकल का V इंक्रीज हो रहा है, Radius बढ़े. हाँ, it results in the increment of R also। ठीक है, अब आपको जब लगे कि भाई बहुत ज्यादा हो गया, जितना भी हमको चाहिए उसको आप डिफ्लेक्ट करा दो। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? No. ओके। कई बार ना आपसे पूछा जा सकता है कि ये बताओ, जिस पॉइंट पे वो बाहर निकली, एग्जिट करी, उस पॉइंट पे फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या थी, रेडियस क्या थी, वगैरह वगैरह। तब कैसे निकालें? ठीक है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी या फिर वेलोसिटी, स्पीड, कुछ भी पूछे, ये यहां से आपकी कंपटीशन वाली चीजें शुरू हो गई। ठीक है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज ऑफ चार्ज पार्टिकल एट द टाइम ऑफ एग्जिट, ये आपसे वो पूछने लगे। अब हम कैसे इसको आंसर करेंगे? कोई बताओगे? कोई आइडिया हो, कुछ हो इस वाली चीज को डिस्कस करने का, इस वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करने का? मतलब मैं तो बता ही दूंगी, अगर तुम लोग बताओ तो ज्यादा अच्छा लगेगा। नहीं, देखो होगा क्या, आप ऐसे मान लो कि लेट, ये जो आपके पास पार्टिकल एक्सीलरेटर था ना, साइक्लोट्रॉन, जहां पे हमने एग्जिट कराया था, अगर ध्यान से देखो तो वो डी के जस्ट, जहाँ पे डी का सर्कमफेरेंस बिल्कुल उसके टॉप पर है ना, यानी कि सेंटर से, अगर मैंने सोर्स सेंटर पे रखा है एस वाला, तो वहां तक जाने में वो आर रेडियस हो गई होगी ना डी की, है कि नहीं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो मैं मान Yes, लेती ma'am. हूँ लेट द रेडियस ऑफ डी इज आर। ठीक है, तो अब एक बात मुझे बताओ, जो एंड में पार्टिकल ने एग्जिट मारा है, तो वो आर रेडियस की ट्रेजेक्टरी पे मारा है ना, Yes. है कि नहीं? यस मैम। बस यही इंपॉर्टेंट था, अब आपका सारा काम हो गया। तो हम बोल देंगे कि व्हेन चार्ज पार्टिकल एग्जिट्स, ठीक है, तो एट द टाइम द सर्कुलर रेडियस ऑफ सर्कुलर ट्रेजेक्टरी, ठीक है, जो सर्कुलर ट्रेजेक्टरी है उसका रेडियस अपने पास है आर के बराबर। बस, अब तो आपको चीजें लिखनी आ गई होंगी, अब तो आप समझ जाओगे क्या करना है। आपको पता है कि R इज इक्वल्स टू एम वी बाई क्यू बी, यहां से आप V का वैल्यू निकाल सकते हो क्यू बी आर अपॉन एम। तो ये तो आ गया आपका स्पीड। अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी आपको निकालनी आती ही है। अरे भैया हट जाओ। हाँ, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर, है कि नहीं? Yes, ma'am. ओके, सो इफ काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर, एक बात मुझे बताइए, V क्या है आपके पास? Q B R Yeah. बाय M, ठीक है।
यहां से हम इसको सॉल्व कराएंगे तो ये हो जाएगा q स्क्वायर b स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन 2m. So this is the kinetic energy. ये फॉर्मूला तो हम डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं ना, ये वाला काइनेटिक एनर्जी का। साइक्लोट्रॉन के लिए बिल्कुल यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा और क्या चीज है, अब इसमें पता है क्यू चार्ज पार्टिकल, बी मैग्नेटिक फील्ड, आर ध्यान रखना आर क्या है, रेडियस ऑफ द डी, ठीक है। क्योंकि यही आपके एंड वाली चीजों का पॉइंट है। अच्छा, अब दूसरा हमने बड़े प्यार से एक चीज यूज करी थी कि हम ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी को अपने कंट्रोल में रख सकते हैं। कैसे करेंगे ये काम, बताओ, ये वाला काम कैसे होगा, सोचो। बोलो बोलो। मैम फ्रीक्वेंसी तो हम खुद ही कंट्रोल कर रहे थे ना। हाँ, कैसे करेंगे, कोई फॉर्मूला, कुछ मैम रूल वगैरह फ्रीक्वेंसी का कुछ? तो फॉर्मूला तो 1 अपॉन टाइम होता है। एग्जैक्टली और टाइम पीरियड अभी भी आपने पढ़ा था, मतलब अभी नहीं पढ़ा था, पहले पढ़ा था, क्या पढ़ा था? टाइम पीरियड ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड क्या निकाला था हमने, 2 बताइए। पाई m बाय क्यू बी। वेरी गुड। इफ दिस इज टाइम पीरियड तो हमें पता है कि भाई फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट 1/t एंड इट वुड बी qb बाय 2πm। तो मुझे q पता है, b पता है, m पता है, आई कैन कंट्रोल इट, यस और नो? कैन कंट्रोल इट ना। अभी इसकी लिमिटेशंस बाद में आएंगी, पहले कुछ और बात करेंगे हम। अब मुझे एक बात बताओ, ऊपर वाली साइड दिखा दीजिए। एक सेकंड, लो, फ्रीक्वेंसी का समझ में आ गया। अब एक बात बताओ, अगर आपको थोड़ा बहुत ऑसिलेशन याद है 11th क्लास का, तो मुझे एक चीज बताना, अगर मेरे पास वोल्टेज है और मैं बोलूं कि वोल्टेज का कंप्लीट साइकिल क्या होगा, क्योंकि कंप्लीट साइकिल ऐसा कुछ दिखता था किसी भी फंक्शन का, वी को आप फंक्शन मान लीजिए, कंप्लीट साइकिल ये हो गई ना, एक क्रस्ट आ गया, एक ट्रफ आ गया, वेव यस कंप्लीट, मैम। है ना। Yes, ma'am. ऑसिलेशन Yes, ma'am. आपने ऐसे ही पढ़ा होगा, आई गेस जहां भी पढ़ा होगा, कि इस तरीके से बताया जाता है, दिस इज अ कंप्लीट साइकिल। और इस हाँ बेटा, आपसे ही पढ़ा था। अच्छा, तो अगर मेरे से पढ़ा था तो तुमको फिर याद होगा कि मैंने इसको वेव से, साइन फंक्शन से, ऑसिलेशन से, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से, 4 चीजों से कनेक्ट करके पढ़ाया था, Yes, याद ma'am. हो तो, है ना। तो दिस इज द कंप्लीट साइकिल, जहां पर पॉजिटिव भी आ गया, नेगेटिव भी आ गया, वो जहां से स्टार्ट हुआ फेज से, फेज डायरेक्शन, कहानी, डोमिनोज वगैरह बताया था मैंने, अगर थोड़ा बहुत याद आ रहा हो तो। तो वापस उसने पार्टिकल वहीं पे करेगा। आप कहोगे कि मैम यहाँ भी तो पोजीशन रिपीट हो रही है, पोजीशन रिपीट हो रही है बट डायरेक्शन रिपीट नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ से इस वाले पॉइंट से, लेट्स से ओ से वो पॉजिटिव में जा रहा है, लेकिन इस वाले पॉइंट से वो नेगेटिव में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ चीजें सेम नहीं है, यहाँ पर होगा। समझ में आ रही है वाली चीज? Yes, ma'am. ठीक है, तो हमें ये चीज समझनी है कि बस इन, हाँ जी बेटा, मैम एक बार काइनेटिक एनर्जी वाली से ऊपर वाली साइड दिखा दो। एक सेकेंड। इन वन कंप्लीट साइकिल, एक मिनट लो, फटाफट से बताओ कौन, ये वाला ना बेटा? यस मैम। ओके। मैम हो गया। तो इन वन कंप्लीट साइकिल प्लस क्यू ऑसिलेट्स, ठीक है। तो जो ये प्लस क्यू का ये जो ऑसिलेटर है, बेसिकली ये अपनी पूरी एक साइकिल कंप्लीट कर ले, मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, इतना पार्ट कंप्लीट कर ले, ठीक। तो क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ कि फ्रीक्वेंसी, एक मिनट, कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर
इज फ्रीक्वेंसी ऑफ चार्ज पार्टिकल। बोलो, जितने टाइम में चार्ज पार्टिकल अपना वो पॉजिटिव एंटर होकर डी से इधर आए, इतने टाइम में काम चेंज हो जाए, फिर जब इधर से इधर जाए तो यहां तक चेंज हो जाए, है ना? समझ रहे हो? बोलो। आ रहा है समझ में? यस मैम। ठीक है, तो बस अब तो और कुछ बचा ही नहीं कि वो वाली एनर्जी अपनी क्या है, QB/2πm है। फाइन, कुछ पूछना हो इसमें तो बता दो। हाँ, इस चीज को ना आप जो आपकी बुक्स में मिलेगा या फिर जो आपके कंपटीशन में मिलेगा, वो मिलेगा साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी के नाम से। तो आपसे वो कुछ भी पूछे फ्रीक्वेंसी जैसा, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। इज दैट फाइन? ओके, ध्यान रखना, दिस फ्रीक्वेंसी इज इंडिपेंडेंट। ऑफ वेलोसिटी। बिल्कुल, डिपेंडेंट मैम ऑफ ये सिर्फ वेलोसिटी। साइक्लोट्रॉन के लिए यूज कर सकते हैं हम ये फॉर्मूला, इसके लिए सिर्फ साइक्लोट्रॉन के लिए यूज नहीं, कर जहां सकते हैं। मैग्नेटिक फोर्स घुमाने वाला है। QB/2πm तो आपने पहले भी पढ़ा है। हाँ ये मैम, ध्यान ये रखना तो- कि फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी और रेडियस दोनों के इंडिपेंडेंट है, ना तो यहाँ पे रेडियस आ रहा है ना वेलोसिटी आ रहा है। तो आप इसमें सिर्फ वही पार्टिकल्स एक्सेलरेट करा पाओगे जो वेलोसिटी और रेडियस जिनका मतलब चेंज होने पे मास, चार्ज, इन सब पे कोई फर्क ना पड़ रहा हो। ठीक है? अब पता है इसको मैंने क्यों बोला, क्योंकि अभी मैं आपको पढ़ाऊंगी लिमिटेशन, और लिमिटेशन में हमें ये वाली चीज डिस्कस करनी है। limitations of this cyclotron। अरे भैया सीधी लाइन खिंच जाओ। हाँ बेटर। देखो, सबसे पहला पॉइंट, इट कैन नॉट एक्सेलरेट न्यूट्रल पार्टिकल। तो वो तो हमें पता ही था, क्योंकि इसका डेफिनेशन ही हमने पढ़ा था कि सिर्फ चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करता है। बट ठीक है, लिखने के लिए लिख सकते हैं। दूसरा पॉइंट बताइए, दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट बड़ा प्यारा है, और वो ये है कि इट कैन नॉट बी यूज्ड टू एक्सेलरेट द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करने के लिए आप यूज नहीं कर सकते, जबकि वो एक चार्ज पार्टिकल है। अब थोड़ा सा इस पे प्रकाश डालने की जरूरत है। पहले आप डालोगे, आप बताओगे इलेक्ट्रॉन, और ऐसे लिख देना, या पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन। बताओगे ऐसा क्यों है? नो, ये तुम्हारे पास, तुम ऐसा चाहते हो मैं तुम्हारी शांतियों को डिकोड करते रहूं? हाँ, कोई रिएक्शन नहीं दे रहे, कुछ कमेंट नहीं कर रहे, मतलब शांत अब नहीं होगा। देखो, मैम क्योंकि उनकी बहुत ज्यादा हाई एनर्जी नहीं होती। ओके, सी, पता नहीं है। हाँ दैट्स, नहीं नहीं दैट्स कूल। आपको जो आ रहा है आप एक बार बताओ ना, तो दैट्स फाइन। आपने बताया दैट्स गुड, सही नहीं गलत, गलत होगा ज्यादा और क्या ही होगा। ठीक है, अब देखो, इलेक्ट्रॉन एक ऐसा पार्टिकल है जिसका मास बहुत कम है ना? यस मैम। बिल्कुल, वेरी स्मॉल मास। ओके, अभी मैंने आपको जो हमने इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो एक्सीलरेशन देती है वो ऐसा देती है, अगर मास बहुत कम है तो एक्सीलरेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा। यानी कि अगर आपने एक इलेक्ट्रॉन को साइक्लोट्रॉन में रखा, तो कुछ ही बहुत थोड़े से ही टाइम में उसका एक्सीलरेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, वेलोसिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी। ठीक है? इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, in a very short span of time, electron will achieve high acceleration, और हाई भी नहीं, वेरी हाई एक्सेलरेशन। अब आप कहोगे मैम ये तो बहुत अच्छी बात है, इसमें क्यों इतना मतलब रो क्यों रही हो, क्या ही दिक्कत है? राइट, तो दिक्कत इस कि आप लोगों ने तो नहीं पढ़ा, बट बड़े बड़े लोगों ने पढ़ा था
कि आइंस्टाइन साहब एक बात बोल के गए थे कि मूविंग मास कैन बी रिटन एज m0 1 minus v square by c square. This is the moving mass, ठीक है, and this is the rest mass. अब देखो ये बात ब्रह्मांड में एक मैम सत्य है कि स्पीड ऑफ लाइट है क्या? एग्जैक्टली ये वाली बात ना लाइक एक फैक्ट है कि स्पीड ऑफ लाइट इज द अल्टीमेट स्पीड, इसको कम ओवरकम नहीं किया जा सकता, ठीक है। इसको ऐसा पढ़ा जाता है कि सी इज द स्पीड ऑफ लाइट, सॉरी स्पीड ऑफ लाइट इज द अल्टीमेट स्पीड। अब जो भी वेलोसिटीज है वो बहुत कम है, वेलोसिटीज बहुत कम होती हैं तो v बाई सी को हम हटा देते हैं, v बाई सी हट जाता है, फैक्टर ही हट जाता है तो 1 बच जाता है ना, 1 ही रहता है तो वो बराबर मूविंग मास रेस्ट मास तो बराबर हो जाते हैं। बट अगर आप यहाँ पर देखो तो इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी बहुत 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 ज्यादा बढ़ जाएगा, इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि यू कैन नॉट सिंपली इग्नोर दिस फैक्टर। अब v बाई सी के स्क्वायर को इग्नोर नहीं कर पाओगे। अगर v बाई सी वाला जो कंपोनेंट है, जो फैक्टर है, वो नोटिस में आ गया, उसका वैल्यू मतलब आ गया, तो नीचे देखो फ्रैक्शन 1 से कम हो जाएगा। आई गेस आपको ये वाली चीज पता होगी कि अगर डिनोमिनेटर 1 से छोटा होता है तो जो रिजल्टेंट होता है वो बढ़ जाता है, राइट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब अगर रिजल्टेंट बढ़ गया मतलब मास बढ़ गया। बेटा अगर मास बढ़ गया तो मुझे एक बात बताओ, ये जो अभी हमने कूद कूद के ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी हमारे हाथ में है, हमारे हाथ में हमने सेट कर दी, सारी तकलीफें दूर कर दी, ये तो खराब हो गया। क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 2m, ये तो डिस्टर्ब हो गई, Yes, ma'am. Mass change हो गया। ये तो नहीं होना चाहिए था। मैंने बताया था कि ये वेलोसिटी रेडियस इन सबसे क्या है, इंडिपेंडेंट है, तो ऐसा कुछ भी हमें नहीं करना कि डिपेंडेंट होता है। मैम पर ये तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, इसका तो क्यूबी बाई 2m है ना, सॉरी 2 पाई m, सॉरी। तो जो भी है मतलब बेसिकली उसमें आ रहा है ना m, तो बेसिक फैक्टर वो था, काफी सारी एक्सप्रेशंस हो गई कि m डिस्टर्ब हुआ तो फ्रीक्वेंसी डिस्टर्ब होगी, विच वी डोंट वांट एट ऑल, वरना पूरा साइक्लोट्रॉन खराब हो जाएगा, उसका फंक्शनिंग खराब हो गया। सारा खेल ही फ्रीक्वेंसी का है कि परफेक्ट टाइम पे जब वो डी से बाहर आ रहा हो तभी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाए, वो डी से बाहर उतने टाइम में आए जितने टाइम में फ्रीक्वेंसी चेंज होंगी, दोनों ही बातें समझ रहे हो? तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन नहीं कराया जाता इसमें। और इसका तीसरा जो सेटबैक है, ये तीसरा जो कमी है जिसको हाँ, तो जो इसका थर्ड पॉइंट है, इसकी जो थर्ड लिमिटेशन है वो ये है कि किसी भी पार्टिकल को, इट कैन नॉट एक्सेलरेट एनी पार्टिकल, अरे एक सेकेंड भैया, मैम इट कैन नॉट, हाँ जी मैम मैग्नेटिज्म चैप्टर ही है ना ये? हाँ जी, इट कैन नॉट एक्सेलरेट एनी पार्टिकल अप टू द स्पीड ऑफ लाइट, और वो तो आपको पता ही है क्योंकि ये तो पूरे यूनिवर्स का फैक्ट है, राइट? तो ये इसका बेचारे का बेकार में ही कमी बता दी है, बट ठीक है। इज दैट फाइन? कोई दिक्कत, कोई समस्या अब तक की बातों में? नो मैम। No, ma'am. चलिए ठीक है, सो थैंक यू सो मच। आज की क्लास यही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम फोर्सेस की बात करेंगे ऑन यू नो लाइक व्हाट, ये स्ट्रेट करंट कैरी कंडक्टर्स पे क्या फोर्स लग रहा है, क्या सीन है, वगैरह वगैरह। एक सेकेंड, ठीक है, टाटा बाय बाय। थैंक यू मैम, गुड इवनिंग। वेरी